भाई साहब वीडियो बनाना छोड़ दूंगा अगर इस वीडियो के बाद भी तुम्हारा कोई चैप्टर वीक रह गया या बैकलॉग रह गया। एंड तक सुन लेना बस प्लीज। पहला सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन f r स्टार से r स्टार में है, एकाकी तथा आच्छादक है, जहां r स्टार सभी शून्येतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यदि प्रांत r स्टार को n से बदल दिया जाए जबकि सह प्रांत r स्टार ही रहे तो भी क्या यह परिणाम सत्य होगा। तो हमें इसमें सिद्ध करना है कि जब फलन r स्टार से r स्टार में है तो यहाँ पर ये एकाकी तथा आच्छादक है, और यहाँ पर r स्टार शून्येतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। और यहाँ पर शून्येतर का मतलब है शून्य के अलावा, मतलब जब हम वास्तविक संख्याओं में से शून्य को घटाएंगे तो जो समुच्चय हमें प्राप्त होगा वो शून्येतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा। तब हमें बताना है कि यहाँ पर ये फलन एकाकी तथा आच्छादक है। और इसमें दूसरा है कि जब हम इस प्रांत को r स्टार न रख कर n रखेंगे तब भी ये फलन क्या एकाकी तथा आच्छादक होगा। इसे भी हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर ये फलन r स्टार से r स्टार में एकाकी तथा आच्छादक है या फिर नहीं। तो हम लिखेंगे पहला f(x) बराबर 1/x, जहाँ f r स्टार से r स्टार में है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये एकाकी है या फिर नहीं। तो एकाकी होने के लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पर f(x1) बराबर है f(x2) के। तो यहाँ पर f(x) बराबर है 1/x, तो f(x1) बराबर हो जाएगा 1/x1 बराबर f(x2) हो जाएगा 1/x2। तो यहाँ पर हम इसका इस तरफ गुणा करेंगे और इसका इस तरफ गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x2 बराबर x1, और यहाँ पर x2 बराबर x1 है तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं x1 बराबर x2। तो यहाँ पर हमने x1 बराबर x2 सिद्ध कर दिया, जिसका मतलब है कि यहाँ पर ये फलन एकाकी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः फलन एकाकी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये आच्छादक है या फिर नहीं। तो आच्छादक होने के लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पर y बराबर f(x) है। तो यहाँ पर y बराबर यहाँ पर f(x) बराबर 1/x है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/x, यहाँ पर y बराबर है और हमें इसमें x बराबर ज्ञात करना रहता है। तो उसके लिए हम x को इस तरफ और y को इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 1/y। तो यहाँ पर x का मान r स्टार से आएगा और y का मान भी r स्टार से आएगा, जहाँ पर r स्टार शून्येतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यहाँ पर शून्येतर वास्तविक संख्याओं का मतलब है कि शून्य के अलावा, मतलब शून्य के छोड़कर जो भी वास्तविक संख्या है वो सभी r स्टार में उपस्थित है। तो अगर हम y की जगह में 2 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2, और यहाँ पर 1/2 प्रांत में मतलब r स्टार में उपस्थित होगा। तो यहाँ पर सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित है, जिसका मतलब है कि यहाँ फलन आच्छादक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक है। तो अब हम इसका दूसरा भाग हल करते हैं, जहाँ पर प्रांत r स्टार न रहकर n होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दूसरा f(x) बराबर 1/x, जहाँ f n से r स्टार में है। तो पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर ये एकाकी है या फिर नहीं। तो एकाकी होने के लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पर f(x1) बराबर f(x2) है। तो हमें इसमें सिद्ध करना है कि यहाँ पर x1 बराबर x2 है, तभी ये फलन एकाकी होगा। तो यहाँ पर f(x1) का मान आ जाएगा 1/x1 बराबर f(x2) का मान 1/x2। तो यहाँ पर हम इसे इस तरफ ले जाएंगे और इसे इस तरफ। तो यहाँ पर x2 बराबर x1 और यहाँ पर x2 बराबर x1 है, तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं x1 बराबर x2। तो यहाँ पर हमने x1 बराबर x2 सिद्ध कर दिया, जिसका मतलब है कि फलन एकाकी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः फलन एकाकी है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये आच्छादक है या फिर नहीं। तो उसके लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पर y बराबर f(x) है। तो यहाँ पर y बराबर यहाँ f(x) है 1/x, यहाँ पर y बराबर है और हमें इसमें x बराबर ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम x को इस तरफ और y को इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 1/y। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये आच्छादक है फिर नहीं। तो यहाँ पर x का मान प्राकृतिक संख्या में से आएगा और y का मान शून्येतर वास्तविक संख्या में से आएगा। तो अगर हम y की जगह में कोई भी वास्तविक संख्या रखते हैं जैसे 2, तो यहाँ पर इसका मान है 1/2, और यहाँ पर 1/2 प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में उपस्थित नहीं रहता, जिसका मतलब है कि यहाँ पर सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर फलन आच्छादक नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। तो अब हम उदाहरण लिखते हैं।
तो यहाँ पर y बराबर 5 है जो कि r स्टार का अवयव है। तो y की जगह में 5 रखेंगे तो यहाँ पर x मान आ जाएगा 1/5 जो कि प्राकृतिक संख्याओं का अवयव नहीं है। तो यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया कि fx जहाँ पर f r स्टार से r स्टार में है एकेकी तथा आच्छादक है, और जब हम r स्टार की जगह में n रखते हैं तो यहाँ पर फलन एकेकी तो है लेकिन आच्छादक नहीं है। दूसरा, निम्नलिखित फलनों की एकेकी, इंजेक्टिव तथा आच्छादक सर्जेक्टिव गुणों की जांच कीजिए। पहला, fx बराबर x स्क्वायर द्वारा प्रदत्त फलन f n से n में है। तो हमें इसमें देखना है कि यहाँ पर ये एकेकी तथा आच्छादक है या फिर नहीं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहला fx बराबर x स्क्वायर जहाँ f n से n में है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये एकेकी है या फिर नहीं। तो एकेकी होने के लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पर fx1 बराबर fx2 है। तो यहाँ पर fx बराबर है x का वर्ग, तो fx1 बराबर आ जाएगा x1 का वर्ग बराबर यहाँ पर fx2 आ जाएगा x2 का वर्ग। तो यहाँ पर फिर हम इससे इसे काटेंगे और यहाँ वर्ग को काटते हैं तो यहाँ पर सामने में धन ऋण लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर ये प्राकृतिक संख्या हैं और प्राकृतिक संख्याएं कभी ऋणात्मक नहीं होते, इसलिए हम इसके सामने में धन ऋण नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x1 बराबर x2। तो यहाँ पर हमने x1 बराबर x2 ज्ञात कर लिया, जिसका मतलब है कि यहाँ पर फलन एकेकी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः फलन एकेकी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये आच्छादक है फिर नहीं। तो आच्छादक होने के लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पर y बराबर fx है। तो यहाँ पर y बराबर यहाँ पर fx है, x का वर्ग, यहाँ पर y बराबर है लेकिन हमें इसमें x बराबर ज्ञात करना है, इसीलिए हम वर्ग को इस तरफ लाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा करनी y बराबर x, और यहाँ पर करनी y बराबर x है तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं x बराबर करनी y। तो यहाँ पर x का मान प्राकृतिक संख्या में से आएगा और y का मान भी प्राकृतिक संख्या में से आएगा। तो जब हम y की जगह में कोई प्राकृतिक संख्या रखेंगे जैसे 5, तो यहाँ पर हमने y की जगह में 5 रखा जो कि प्राकृतिक संख्या में है, लेकिन यहाँ पर x का मान आ गया करनी 5 जो कि प्राकृतिक संख्या में उपस्थित नहीं है। तो यहाँ पर सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर फलन आच्छादक नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है अतः फलन आच्छादक नहीं है, और यहाँ पर ये आच्छादक नहीं है। तो उसके लिए हम एक उदाहरण देते हैं। तो जब हम y की जगह में 5 रखते हैं जो कि प्राकृतिक संख्या का अवयव है, तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा करनी 5 जो कि प्राकृतिक संख्या का अवयव नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पर फलन आच्छादक नहीं है। यहाँ पर पहला एकेकी है लेकिन आच्छादक नहीं है। दूसरा, fx बराबर x का वर्ग द्वारा प्रदत्त फलन f z से z में है। तो हमें से बताना है कि यहाँ पर ये एकेकी तथा आच्छादक है या फिर नहीं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दूसरा fx बराबर x वर्ग जहाँ f z से z में है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये एकेकी है या फिर नहीं। तो एकेकी होने के लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पर fx1 बराबर fx2 है। तो यहाँ पर fx बराबर है x का वर्ग, यहाँ पर fx1 बराबर हो जाएगा x1 का वर्ग बराबर fx2 हो जाएगा x2 का वर्ग। फिर इससे ये कट जाएगा, यहाँ पर हमने वर्ग को काटा है तो x1 बराबर आ जाएगा धन ऋण x2, क्योंकि यहाँ पर z पूर्णांक संख्या है तो पूर्णांक संख्या धन भी होता है और ऋण भी होता है, इसलिए हम यहाँ पर धन ऋण लिखेंगे। तो यहाँ पर x1 बराबर x2 न आकर x1 बराबर धन ऋण x2 आया है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर फलन एकेकी नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः फलन एकेकी नहीं है। तो यहाँ पर फलन एकेकी नहीं है तो उसके लिए हम उदाहरण देंगे, लेकिन उदाहरण देने से पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर एकेकी क्यों नहीं है। तो यहाँ पर यह पूर्णांक संख्या है और ये भी पूर्णांक संख्या है जो कि ऋण से लेकर धन तक रहता है, और यहाँ पर z से z में fx बराबर x का वर्ग है। तो यहाँ पर 0 का वर्ग भी 0 ही होता है, लेकिन ऋण 1 का वर्ग 1 होता है और 1 का वर्ग भी 1 होता है। तो यहाँ पर 1 के 2 मान प्राप्त हो रहे हैं, जिसका मतलब है कि यहाँ फलन एकेकी नहीं है। तो हम उदाहरण लिखते हैं। तो x1 बराबर 1 और x2 बराबर ऋण 1। यहाँ पर fx1 बराबर हो जाएगा f1 बराबर यहाँ पर आ जाएगा 1 का वर्ग बराबर 1। इसी तरह से यहाँ पर x2 बराबर आ जाएगा f ऋण 1 बराबर ऋण 1 का वर्ग बराबर आ जाएगा 1। तो यहाँ पर fx1 बराबर fx2 है, लेकिन यहाँ पर x1 बराबर x2 नहीं है। तो यहाँ पर इनका मान तो बराबर आया है, लेकिन यहाँ पर x1 और x2 मान बराबर नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये आच्छादक है फिर नहीं। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर y बराबर fx है,
तो यहाँ पर y बराबर यहाँ पर एफ एक्स है, एक्स का वर्ग। तो यहाँ पर ये y बराबर है, लेकिन हमें इसमें x बराबर क्या करना है, तो उसके लिए हम वर्ग को इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा धन ऋण करनी y बराबर x। तो यहाँ पर x बराबर आ जाएगा धन ऋण करनी y। तो y का मान भी z से ही आएगा और x का मान भी z से ही आएगा। तो हम यहाँ पर y का मान रखते हैं जैसे 3। तो यहाँ पर x का मान आ गया धन ऋण करनी 3, मतलब यहाँ पर x का मान आ गया है धन करनी 3 और ऋण करनी 3, और करनी 3 z में उपस्थित नहीं है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर सहप्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। तो यहाँ पर आच्छादक नहीं है, तो उसके लिए हम उदाहरण देखते हैं। तो जब y की जगह हम 5 रखेंगे जो कि z का अवयव है, मतलब हम यहाँ पर 5 रखेंगे, तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा धन ऋण करनी 5 जो कि z का अवयव नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। तीसरा एफ एक्स बराबर एक्स वर्ग द्वारा प्रदत्त फलन एफ आर से आर में है। तो हम इसमें ये एक ही तथा आच्छादक है फिर नहीं, उसे ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे तीसरा एफ एक्स बराबर एक्स वर्ग, जहाँ पर एफ आर से आर में है। तो हम देखते हैं कि एक ही है फिर नहीं, तो एक ही होने के लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू है। तो यहाँ पर एफ एक्स बराबर है एक्स का वर्ग, तो एफ एक्स वन हो जाएगा एक्स वन का वर्ग बराबर एफ एक्स टू हो जाएगा एक्स टू का वर्ग। तो यहाँ पर इससे ये कट जाएगा। तो जब हम वर्ग को काटते हैं तो यहाँ पर आ जाता है एक्स वन बराबर धन ऋण एक्स टू, और यहाँ पर हम धन ऋण लिख सकते हैं कि अपने फलन आर से आर में है, मतलब आर है वास्तविक संख्या और वास्तविक संख्या धन ऋण दोनों होती है। तो यहाँ पर हम धन ऋण लिखेंगे। तो यहाँ पर एक्स वन बराबर एक्स टू ना आकर एक्स वन बराबर धन ऋण एक्स टू आया है, जिसका मतलब है कि फलन एक ही नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः फलन एक ही नहीं है। तो यहाँ पर यह समुच्चय आर और ये भी समुच्चय आर, और वास्तविक संख्याओं का मान दशमलव में भी रहता है, लेकिन हमने यहाँ पर उसे नहीं लिखा है। और यहाँ पर फलन आर से आर में है, और यहाँ पर एफ एक्स बराबर है एक्स का वर्ग। तो यहाँ पर जीरो का वर्ग भी जीरो ही होता है, लेकिन ऋण एक का वर्ग भी एक होता है और एक का वर्ग भी एक ही होता है। तो यहाँ पर एक ही मान के लिए दो दो प्रतिबिंब विद्यमान है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर फलन एक ही नहीं है। तो यहाँ पर फलन एक ही नहीं है, तो हम उदाहरण देते हैं। तो जब x1 का मान 1 और x2 का मान ऋण 1 होगा, तो यहाँ पर एफ एक्स वन बराबर आ जाएगा एफ एक बराबर एक का वर्ग बराबर 1। इसी तरह से यहाँ पर एफ एक्स टू बराबर आ जाएगा एफ ऋण 1 बराबर ऋण 1 का वर्ग बराबर 1। तो यहाँ पर एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू है, लेकिन यहाँ पर एक्स वन बराबर एक्स टू नहीं है, और यहाँ पर एक्स वन बराबर एक्स टू नहीं, इसलिए यहाँ पर फलन एक ही नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये आच्छादक है फिर नहीं। तो आच्छादक होने के लिए हम मान लेते हैं कि y बराबर एफ एक्स है। तो यहाँ पर y बराबर एफ एक्स है एक्स का वर्ग। तो यहाँ पर y बराबर है, लेकिन हम इसमें x बराबर ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम वर्ग को इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा धन ऋण करनी y बराबर x। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा धन ऋण करनी y। तो यहाँ पर y का मान भी r से आएगा और x का मान भी r से ही आएगा। तो यहाँ पर करनी y का तो मान निकल सकता है, लेकिन करनी के अंदर कोई ऋणात्मक संख्या रहता है तो उसका मान ज्ञात नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सहप्रांत के किसी भी ऋणात्मक वास्तविक संख्या का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, जिसका मतलब है कि यहाँ फलन आच्छादक नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सहप्रांत के किसी भी ऋणात्मक वास्तविक संख्या का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। तो यहाँ पर ये आच्छादक नहीं है, तो हम उदाहरण लिखते हैं। तो जब y की जगह में ऋण 5 रखते हैं जो कि r का अवयव है, तो यहाँ पर x का मान आ जाता है धन ऋण करनी ऋण 5 जो कि r का अवयव नहीं है। इसका मतलब है कि फलन आच्छादक नहीं है। तो यहाँ पर एक फलन न तो एक ही है और न ही आच्छादक है। चौथा एफ एक्स बराबर एक्स की घात 3 द्वारा प्रदत्त फलन एफ एन से एन में है। तो हमें इसमें ये एक तथा आच्छादक है या फिर नहीं, उसे ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चौथा एफ एक्स बराबर एक्स की घात 3 जहाँ एफ एन से एन में है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये एक ही है या फिर नहीं। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू है। तो यहाँ पर एफ एक्स बराबर है एक्स की घात 3, एफ एक्स वन हो जाएगा एक्स वन की घात 3 बराबर एफ एक्स टू हो जाएगा एक्स टू की घात 3। तो यहाँ पर इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स वन बराबर एक्स टू, क्योंकि जब घात विषम रहता है और हम उसे काटते हैं
तो हम सामने में धन ऋण का चिन्ह नहीं लगाते, लेकिन अगर घात सम रहता है तो हम सामने में धन ऋण का चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ पर x1 बराबर x2 आ गया है, अतः फलन एकाकी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आच्छादक है या फिर नहीं, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ y बराबर fx है। तो यहाँ पर y बराबर fx का मान है x की घात 3। यहाँ पर y बराबर है, लेकिन हमें इसमें x बराबर ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम घात 3 को इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा y की घात 1/3 बराबर x। तो यहाँ पर x बराबर आ जाएगा y की घात 1/3। तो यहाँ पर x का मान भी प्राकृतिक संख्या में से आएगा और y का मान भी प्राकृतिक संख्या में से आएगा। तो y की जगह हम कोई प्राकृतिक संख्या रखेंगे, जैसे 3। तो यहाँ पर 3 की घात 1/3 का मान दशमलव में प्राप्त होगा, मतलब यहाँ पर x का मान दशमलव में हमें मिलेगा, जो कि प्राकृतिक संख्या में उपस्थित नहीं रहता। तो यहाँ पर सहप्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। तो यहाँ पर ये आच्छादक नहीं है। तो हम एक उदाहरण लिखते हैं। तो जब y का मान 5 होगा, जो कि प्राकृतिक संख्याओं का अवयव है, तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा 5 की घात 1/3, जो कि प्राकृतिक संख्याओं का अवयव नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। पाँचवा fx बराबर x की घात 3 द्वारा प्रदत्त फलन f z से z में है। तो हमें इसमें ये एक ही तरह आच्छादक है फिर नहीं, उसे ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पाँचवा fx बराबर x की घात 3, जहाँ f z से z में है। तो हम देखते हैं कि एक ही है फिर नहीं, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर fx1 बराबर fx2 है। तो यहाँ पर fx बराबर है x की घात 3, fx1 हो जाएगा x1 की घात 3 बराबर fx2 हो जाएगा x2 की घात 3, फिर 3 से 3 कट जाएगा। यहाँ पर घात विषम है, तो हम x1 बराबर x2 लिखेंगे। यहाँ पर घात विषम है, इसलिए हमने x1 बराबर x2 लिखा। यदि अगर यहाँ पर घात सम रहता तो हम x1 बराबर धन ऋण x2 लिखते, लेकिन यहाँ पर घात विषम है, इसलिए हम x1 बराबर x2 लिखेंगे। तो यहाँ पर x1 बराबर x2 आ गया, इसका मतलब है कि यहाँ पर फलन एकाकी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः फलन एकाकी है। तो यहाँ पर तो हम देखते हैं कि आच्छादक है फिर नहीं, तो हम मान लेते हैं कि y बराबर fx है। तो यहाँ पर y बराबर fx है x की घात 3। तो यहाँ पर y बराबर है, लेकिन हमें इसमें x बराबर ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम घात 3 को इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा y की घात 1/3 बराबर x। तो यहाँ पर x बराबर आ जाएगा y की घात 1/3। तो यहाँ पर x का मान भी पूर्णांक संख्या के समुच्चय में से आएगा और y का मान भी पूर्णांक संख्या के समुच्चय में से आएगा। तो y की जगह हम कोई पूर्णांक संख्या रखेंगे, जैसे 3। तो यहाँ पर इसका मान दशमलव में प्राप्त होगा, तो यहाँ पर x का मान दशमलव में आएगा, जो कि पूर्णांक संख्या के समुच्चय में उपस्थित नहीं है। इसका मतलब है कि हम सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। तो यहाँ पर ये आच्छादक नहीं है, तो हम उदाहरण लिखते हैं। तो जब y बराबर 5 होगा, जो z का अवयव है, तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा 5 की घात 1/3, जो कि z का अवयव नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। तो 5 एकाकी है लेकिन आच्छादक नहीं है। तीसरा, सिद्ध कीजिए कि fx बराबर कोष्टक x द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन f r से r में न तो एकाकी है और न आच्छादक है, जहाँ कोष्टक x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। तो हमें इसमें सिद्ध करना है कि यहाँ पर ये न तो एकाकी है और न आच्छादक है। और यहाँ पर इसका मतलब है कि जब हम इसमें x के हम कोई मान रखते हैं, तो यहाँ पर ये हमें x से कम या फिर उसके बराबर महत्तम पूर्णांक देता है। तो अगर हम इसमें कोई पूर्णांक संख्या रखते हैं, जैसे 2, यहाँ पर इसका मान आएगा 2। और अगर हम इसमें 1 रखते हैं जो कि पूर्णांक है, तो इसका मान भी क्या आएगा 1। लेकिन अगर हम इसमें दशमलव में कोई मान रखते हैं, जैसे 0.1, तो यहाँ पर ये हमें 0.1 से जस्ट छोटा वाला नंबर देगा। तो यहाँ पर 0.1 से जस्ट छोटा नंबर होता है 0। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम 1.1 रखेंगे, तो यहाँ पर ये हमें 1.1 से जस्ट छोटा वाला नंबर देगा। तो यहाँ पर 1.1 से जस्ट छोटा नंबर होता है 1। वैसे ही अगर हम यहाँ पर 10.3 रखेंगे, तो यहाँ पर ये हमें 10.3 से जस्ट छोटा नंबर देगा, जो कि होगा 10। और अगर हम यहाँ पर ऋण 1.5 रखेंगे,
तो यहाँ पर हमें ऋण 1.5 से जस्ट छोटा नंबर देगा, जो कि होगा ऋण 2, क्योंकि अगर हम संख्या रेखा में देखें तो यहाँ पर यह है 0, यह 1, यह 2, यह ऋण 1 और यह ऋण 2। तो यहाँ पर ऋण 1.5 यहाँ पर आएगा और इससे जस्ट छोटा नंबर है ऋण 2, इसलिए यहाँ पर इसका मान आया ऋण 2। तो अगर हम इसमें कोई पूर्णांक संख्या रखते हैं तो ये हमें वही देता है, और अगर हम इसमें कोई दशमलव वाला संख्या रखते हैं तो ये हमें उससे जस्ट छोटा नंबर देता है। तो अब हम सिद्ध करते हैं कि यहाँ पर ये न तो एक ही है और न आच्छादक है। तो यहाँ पर यह है समुच्चय R और ये भी है समुच्चय R, और यहाँ पर f(x) बराबर है कोष्टक x। तो अगर हम इसमें 0 रखेंगे तो उसका मान आएगा 0, अगर हम उसमें ऋण 1 रखेंगे तो यहाँ पर इसका मान आएगा ऋण 1, और अगर हम 1 रखेंगे तो उसका मान आएगा 1। लेकिन अगर हम इसमें 1.5 रखेंगे तो यहाँ पर 1.5 से जस्ट छोटा नंबर होता है 1, इसलिए यहाँ पर इसका मान आ जाएगा 1। और अगर हम इसमें ऋण 1.5 रखेंगे तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा ऋण 2, और अगर हम इसमें ऋण 2 रखेंगे तो यहाँ पर इसका मान भी आ जाएगा ऋण 2। तो एक ही होने के लिए एक ही मान के एक ही प्रतिबिंब प्राप्त होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक ही मान के दो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहे हैं, जिसका मतलब है कि यहाँ पर फलन एक ही नहीं है। और आच्छादक होने के लिए सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए, मतलब इसका भी प्रतिबिंब इसमें उपस्थित होना चाहिए, इसका भी इसमें उपस्थित होना चाहिए, 0 का भी उपस्थित होना चाहिए व 1 का भी इसमें प्रतिबिंब उपस्थित होना चाहिए। लेकिन जब हम इसमें कोई पूर्णांक संख्या रखते हैं तो उसका मान आता है पूर्णांक, और जब हम इसमें कोई दशमलव वाला संख्या रखते हैं तो हमें दशमलव से जस्ट छोटा नंबर देता है, जो भी एक पूर्णांक ही रहता है। तो यहाँ पर सह प्रांत में उपस्थित दशमलव वाले मानों का प्रतिबिंब तो हमें प्राप्त ही नहीं हो रहा, जिसका मतलब है कि फलन आच्छादक नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक ही, यहाँ x1 बराबर 1.1 और x2 बराबर 1, तो f(x1) हो जाएगा f यहाँ पर 1.1 10 बराबर, यहाँ पर आ जाएगा 1.1 10 बराबर, तो यहाँ पर मान दशमलव में है तो ये हमें इससे जस्ट छोटा नंबर देगा, जो कि होगा 1। इसी तरह से f(x2) तो यहाँ पर आ जाएगा f(1) बराबर, यहाँ पर आ जाएगा 1 10 बराबर में इसका मान आ जाएगा 1। यहाँ पर f(x1) का मान और f(x2) का मान बराबर आया है, लेकिन यहाँ पर x1 और x2 बराबर नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे तो f(x1) बराबर f(x2) है, लेकिन x1 x2 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर x1 x2 के बराबर नहीं है, अतः फलन एक ही नहीं है। तो यहाँ पर ये फलन आच्छादक भी नहीं था, क्योंकि सह प्रांत में उपस्थित दशमलव वाले मानों का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं था। तो हम यहाँ पर लिखेंगे f(x) बराबर कोष्टक x से सदैव पूर्णांक मान प्राप्त होगा। तो सह प्रांत के पूर्णांक मानों का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, लेकिन पूर्णांक के अलावा सह प्रांत के अन्य अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। तब पर हमने सिद्ध कर दिया कि फलन न तो एक ही है और न आच्छादक है। चौथा, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर mod x द्वारा प्रदत्त मापांक फलन f R से R में न तो एक ही है और न आच्छादक है, जहाँ mod x बराबर x यदि x धन या शून्य है तथा mod x बराबर ऋण x यदि x ऋण है। तो हमें सिद्ध करना है कि यहाँ पर ये न तो एक ही है और न आच्छादक है, और यहाँ mod x बराबर ऋण x यदि x ऋण है। इसका मतलब है कि जब हम x की जगह में कोई ऋणात्मक मान रखते हैं, जैसे ऋण 1, तो यहाँ पर ऋण 1 का mod बराबर, यदि यहाँ पर mod x के अंदर x का मान यदि ऋणात्मक है तो mod x बराबर ऋण x होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर आ जाएगा ऋण और यहाँ पर x का मान है ऋण 1, तो यहाँ से बराबर ऋण और ऋण का गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो यदि mod के अंदर x मान ऋणात्मक रहता है तो mod उस ऋणात्मक मान को धनात्मक बनाने के लिए एक और ऋण दे देता है, जिससे mod के अंदर के x का मान धनात्मक हो जाता है। और यदि mod x के अंदर x का मान यदि धनात्मक या फिर शून्य है तो mod x बराबर x ही होता है। तो हमें सिद्ध करने के यहाँ पर ये न तो एक ही है और न आच्छादक है। तो यहाँ पर यह समुच्चय R और यह समुच्चय R, और यहाँ पर f(x) बराबर है mod x। तो जब हम इसमें x की जगह में शून्य रखेंगे तो इसका मान आएगा 0, और जब हम x की जगह में 1 रखेंगे तो इसका मान आएगा 1, क्योंकि यहाँ पर 1 धनात्मक है। इसी तरह से जब हम x की जगह में 2 रखेंगे तो इसका मान आएगा 2, लेकिन अगर हम इसमें ऋण 1 रखेंगे तो उसका मान आएगा 1, और अगर हम ऋण 2 रखेंगे तो इसका मान आएगा 2, क्योंकि यहाँ पर ऋणात्मक मान है और mod ऋणात्मक मान को धनात्मक मान बना देता है।
तो यहाँ पर एक ही मान के हमें दो दो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहे हैं, जिसका मतलब है कि फलन एक ही नहीं है और सहप्रांत के जितने भी ऋणात्मक मान है उनके पूर्व प्रतिबिंब तो हमें प्राप्त ही नहीं हो रहे, जिसका मतलब है कि फलन आच्छादक भी नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ x1 बराबर ऋण 2 और x2 बराबर 2। यहाँ पर f(x1) बराबर यहाँ पर f ऋण 2 बराबर यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 का मॉड बराबर मॉड ऋणात्मक मान को धनात्मक बना देता है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 2। इसी तरह से f(x2) बराबर यहाँ पर आ जाएगा f 2 बराबर यहाँ पर आ जाएगा 2 का मॉड बराबर, यदि मॉड के अंदर कोई धनात्मक मान रहता है तो हमें वापस वही दे देता है, इसलिए यहाँ पर इसका मान आ जाएगा 2। तो यहाँ पर f(x1) और f(x2) का मान बराबर आया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे f(x1) बराबर f(x2), लेकिन यहाँ पर x1 x2 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर x1 x2 के बराबर नहीं है, जिसका मतलब है कि फलन एकाकी नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः फलन एकाकी नहीं है। तो यहाँ पर फलन आच्छादक भी नहीं है, क्योंकि सहप्रांत के जितने भी ऋणात्मक मान हैं उनके पूर्व प्रतिबिंब हमें प्रांत में प्राप्त ही नहीं हो रहे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे f(x) बराबर मॉड x से सदैव धनात्मक मान प्राप्त होगा, अतः सहप्रांत के ऋणात्मक मानों के लिए प्रांत में कोई पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। पहला हमने सिद्ध कर दिया कि ये न तो एकाकी है और न आच्छादक है। पांचवा सिद्ध कीजिए कि f R से R में f(x) बराबर यदि x 0 से बड़ा है तो उसका मान होगा 1, यदि x 0 के बराबर है तो उसका मान होगा 0, यदि x 0 से छोटा है तो उसका मान होगा ऋण 1। तो प्रदत्त चिन्ह फलन न तो एकाकी है और न आच्छादक है, तो हमें इसमें सिद्ध करना है कि यहाँ पर ये न तो एकाकी है और न आच्छादक है। तो यहाँ पर यह है समुच्चय R और यह है समुच्चय R, और यहाँ पर यह है f। तो जब x का मान 0 होगा तो इसका मान आएगा 0, और जब x का मान 0 से बड़ा होगा तो उसका मान आएगा 1। मतलब इन सभी के लिए यहाँ पर x का मान आएगा 1, और जब x का मान 0 से छोटा होगा तो उसका मान आएगा ऋण 1। मतलब इधर जितने भी संख्या हैं उन सभी के लिए x का मान आएगा ऋण 1। तो यहाँ पर ये फलन एक ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक ही मान के हमें कई सारे प्रतिबिंब प्राप्त हो रहे हैं, जिसका मतलब है कि यहाँ फलन एक ही नहीं है। और यहाँ पर ये फलन आच्छादक भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सहप्रांत के केवल ऋण 1, 0 और 1 के प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो रहा है, बाकी इन सभी के हमें प्रतिबिंब भी प्राप्त नहीं हो रहे, जिसका मतलब है कि यहाँ फलन आच्छादक भी नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ x1 बराबर 1 और x2 बराबर 2। तो f(x1) बराबर यहाँ पर आ जाएगा f 1 बराबर जब x का मान 0 से बड़ा रहता है तो उसका मान क्या होता है 1। यहाँ पर 1 0 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पर इसका मान आ जाएगा 1। इसी तरह से f(x2), तो यहाँ पर f(x2) का मान है 2 10 बराबर, यहाँ पर 2 भी 0 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पर इसका मान भी हो जाएगा 1। यहाँ पर f(x1) का मान और f(x2) का मान बराबर है, लेकिन यहाँ पर x1 और x2 बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर f(x1) बराबर f(x2) है, लेकिन यहाँ पर x1 बराबर x2 नहीं है, जिसका मतलब है कि फलन एकाकी नहीं है। तो यहाँ पर ये फलन आच्छादक भी नहीं है, क्योंकि प्रांत में केवल 1, 0 और ऋण 1 के ही प्रतिबिंब हैं, बाकी जितने भी संख्या हैं उनके प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फलन f(x) के परिसर में केवल 3 अवयव 0, 1 और ऋण 1 है। इन तीनों अवयवों के अलावा सहप्रांत के किसी भी अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया कि फलन न तो एकाकी है और न आच्छादक है। छठवां, मान लीजिए कि a बराबर 1, 2, 3, b बराबर 4, 5, 6, 7 तथा f बराबर 1, 4, 2, 5, 3, 6 a से b तक एक फलन है। सिद्ध कीजिए कि f एकाकी है। तो हमें सिद्ध करना है कि यहाँ पर यह फलन एकाकी है। तो यहाँ पर यह समुच्चय a और यहाँ पर यह समुच्चय b और यहाँ पर यह f। तो यहाँ पर इनके बीच संबंध इस प्रकार है कि यहाँ पर 1 4 से जुड़ा हुआ है, 2 5 से जुड़ा हुआ है और 3 6 से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर इसका भी केवल एक ही प्रतिबिंब है, इसका भी एक ही प्रतिबिंब है और इसका भी एक ही प्रतिबिंब है। इसका मतलब है कि यहाँ पर फलन एक ही है और इसमें इन सभी के प्रतिबिंब उपस्थित हैं, लेकिन केवल 7 का ही प्रतिबिंब उपस्थित नहीं है। और सहप्रांत के किसी भी एक अवयव का यदि प्रतिबिंब उपस्थित ना हो तो फलन आच्छादक नहीं होता। तो यहाँ पर यह फलन आच्छादक नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रांत के प्रत्येक अवयव का सहप्रांत में अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन एकाकी है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ एकाकी सिद्ध करने के लिए कहा गया था, लेकिन अगर हमें इसमें आच्छादक के बारे में पूछा गया होता तो हम इस तरह लिखते कि सहप्रांत के अवयव 7 का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। तो यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया कि फलन एकाकी है। सातवां, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बतलाइए कि दिए हुए फलन
एकेकी आच्छादक अथवा एकेकी आच्छादी बाइजेक्टिव है? अपने उत्तर का औचित्य में बतलाइए। पहला, f(x) बराबर 3 ऋण 4x द्वारा परिभाषित फलन f R से R में है। दूसरा, f(x) बराबर 1 घन x के वर्ग द्वारा परिभाषित फलन f R से R में है। और यहाँ पर एकेकी आच्छादी का मतलब है कि फलन एकेकी और आच्छादक दोनों हैं। तो हमें इसे बताना है कि यहाँ पर ये दोनों फलन एकेकी है, आच्छादक है, या फिर एकेकी आच्छादी मतलब एकेकी और आच्छादक दोनों हैं। तो पहले हम इसे हल करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहला f(x) बराबर 3 ऋण 4x, जहाँ पर f R से R में है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये एकेकी है या फिर नहीं। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर f(x1) बराबर f(x2) है। तो यहाँ पर f(x) बराबर है 3 ऋण 4x, तो यहाँ पर f(x1) हो जाएगा 3 ऋण 4x1, और यहाँ पर f(x2) है तो बराबर में आ जाएगा 3 ऋण 4x2, फिर 3 से 3 कट जाएगा। तो यहाँ पर ऋण 4x1 बराबर ऋण 4x2, फिर ऋण 4 से ऋण 4 कट जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा x1 बराबर x2। तो यहाँ पर x1 बराबर x2 आ गया है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर फलन एकेकी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः फलन एकेकी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आच्छादक है फिर नहीं। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर y बराबर f(x) है। तो यहाँ पर y बराबर f(x) है 3 ऋण 4x। तो यहाँ पर ये y बराबर है, लेकिन हमें इसमें x बराबर ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम ऋण 4x को इस तरफ और y को इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 4x बराबर 3 ऋण y। तो यहाँ पर हम 4 को भी इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 3 ऋण y बटे 4। तो यहाँ पर y का मान भी r से आएगा और x का मान भी r से ही आएगा। तो y की जगह हम वास्तविक संख्या रखेंगे जैसे 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर हम 3 में 1 घटाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 बटे 4, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 10 बराबर में आ जाएगा 1 बटे 2। तो यहाँ पर एक समान आया है 1 बटे 2, जो कि एक वास्तविक संख्या है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि अगर हम y की जगह में कोई भी वास्तविक संख्या रखेंगे तो x का मान भी एक वास्तविक संख्या ही आएगा, जो कि समुच्चय R में उपस्थित होगा। जहाँ पर इसका मतलब है कि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक है। तो यहाँ पहला एकेकी भी है और आच्छादक भी है। तो हम इसे हल करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दूसरा f(x) बराबर 1 धन x का वर्ग, जहाँ पर f R से R में है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये एकेकी है या फिर नहीं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर f(x1) बराबर f(x2) है। तो यहाँ पर f(x) बराबर है 1 धन x का वर्ग, तो यहाँ पर f(x1) हो जाएगा 1 धन x1 का वर्ग बराबर f(x2) हो जाएगा 1 धन x2 का वर्ग, फिर इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा x1 का वर्ग बराबर यहाँ पर आ जाएगा x2 का वर्ग, फिर यहाँ पर इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा x1 बराबर धन ऋण x2। तो यहाँ पर x1 बराबर x2 न आकर x1 बराबर धन ऋण x2 आया है, जिसका मतलब है यहाँ पर फलन एकेकी नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः फलन एकेकी नहीं है। तो यहाँ पर एकेकी नहीं है, इसलिए हम एक उदाहरण देते हैं जहाँ पर x1 का मान ऋण 2 और x2 का मान 2। तो f(x1) बराबर आ जाएगा f ऋण 2 बराबर 1 धन यहाँ पर ऋण 2 का वर्ग बराबर ऋण 2 का वर्ग हो जाएगा 4, फिर हम 4 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5। तो इस तरह से f(x2) बराबर यहाँ पर आ जाएगा f(2) बराबर 1 धन यहाँ पर आ जाएगा 2 का वर्ग बराबर 2 का वर्ग होता है 4, फिर हम 4 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5। तो यहाँ पर f(x1) का मान और f(x2) का मान बराबर आया है, लेकिन यहाँ पर x1 और x2 बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर f(x1) बराबर f(x2) है, लेकिन यहाँ पर x1 x2 के बराबर नहीं है, तथा फलन एकेकी नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आच्छादक है फिर नहीं। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर y बराबर f(x) है। तो यहाँ पर y बराबर यहाँ पर f(x) है 1 धन x का वर्ग। यहाँ पर y बराबर है, लेकिन हमें इसमें x बराबर ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम पहले 1 को इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा y ऋण 1 बराबर x का वर्ग, फिर हम वर्ग को भी इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा धन ऋण करने y ऋण 1 बराबर x। तो
तो यहाँ से x बराबर धन ऋण करनी y ऋण 1, तो यहाँ पर y का मान भी r से आएगा और x का मान भी r से ही आएगा। और अगर हम इसमें y की जगह में x से कोई छोटा संख्या रखते हैं जैसे 0, तो 0 ऋण 1 यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1, और यहाँ पर करनी ऋण 1 r में उपस्थित नहीं रहता। इसी तरह से अगर हम y की जगह में ऋण 1 लिखेंगे तो यहाँ पर ऋण 1 और ऋण 1 इसका मान हो जाएगा ऋण 2, और यहाँ पर करनी ऋण 2 भी r में उपस्थित नहीं रहता। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। तो फलन आच्छादक नहीं है तो उसके लिए हम एक उदाहरण देते हैं। तो जब y की जगह में ऋण 1 रखते हैं जो कि r का अवयव है, तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा धन ऋण करनी ऋण 2 जो कि r का अवयव नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। तो यहाँ पर दूसरा न तो एक ही है और न आच्छादक है। 8वां, मान लीजिए कि a तथा b दो समुच्चय हैं। सिद्ध कीजिए कि f a क्रॉस b से b क्रॉस a में इस प्रकार है कि f a b बराबर b a एक एकेकी आच्छादी फलन है। और यहाँ पर a तथा b दो समुच्चय हैं, और जब f a क्रॉस b से b क्रॉस a में है तब हमें सिद्ध करना है कि यहाँ पर ये एकेकी आच्छादी मतलब एकेकी और आच्छादक दोनों हैं। तो पहले हम a क्रॉस b को समझते हैं। तो यहाँ पर a बराबर है 1,2 और b बराबर है 3,4। तो यहाँ पर a क्रॉस b का मतलब है कि यहाँ पर a के अंदर जितने भी अवयव हैं वो b के सभी अवयव से संबंधित होंगे। मतलब यहाँ पर पहले 1 3 से संबंधित होगा, फिर 1 4 से संबंधित होगा, इसी तरह से 2 3 से संबंधित होगा और 2 4 से संबंधित होगा। तो यहाँ पर हमने a क्रॉस b को तो समझ लिया, तो अब b क्रॉस a को समझते हैं। तो यहाँ पर ये है a और ये है b। तो यहाँ पर b क्रॉस a का मतलब है कि यहाँ पर b के अंदर जितने भी अवयव हैं वो a के सभी अवयव से संबंधित होंगे। मतलब पहले 3 1 से संबंधित होगा, फिर 3 2 से संबंधित होगा, इसी तरह से 4 1 से संबंधित होगा, फिर 4 2 से संबंधित होगा। तो यहाँ पर यह है a क्रॉस b और यह b क्रॉस a, और यहाँ पर यह है f। तो यहाँ पर f a b बराबर b a है, मतलब यहाँ पर a b अपने उल्टे से मतलब b a से संबंधित होगा। इस तरह से यहाँ पर 1 3 अपने उल्टे से मतलब 3 1 से संबंधित होगा। इसी तरह से यहाँ पर 1,4 4 1 से संबंधित होगा, फिर यहाँ पर 2 3 3 2 से संबंधित होगा और 2 4 4 2 से संबंधित होगा। तो यहाँ पर हमने समुच्चय a और समुच्चय b को मानकर a क्रॉस b और b क्रॉस a ज्ञात किया है। उसके हिसाब से यहाँ पर फलन एक ही है, क्योंकि यहाँ प्रत्येक मान का केवल एक ही प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, जिसका मतलब है कि यहाँ फलन एक ही है। और यहाँ पर फलन आच्छादक भी है, क्योंकि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, मतलब फलन आच्छादक है। तो यहाँ पर इसमें भी फलन एक ही और आच्छादक दोनों होगा, क्योंकि प्रत्येक a भी जो a क्रॉस b में उपस्थित है उसका उल्टा b क्रॉस a में भी उपस्थित होगा, जिसका मतलब है कि फलन एक ही होगा। और यहाँ पर फलन आच्छादक भी होगा, मतलब b क्रॉस a में जितने भी हैं उन सभी का पूर्व प्रतिबिंब a क्रॉस b में उपस्थित होगा, जिसका मतलब है कि फलन आच्छादक होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, माना f a1 b1 बराबर है f a2 b2 के, क्योंकि जब a b की जगह में x रहता है तो हम यहाँ पर f x1 और यहाँ पर f x2 लिखते हैं। फिर हम x1 बराबर x2 ज्ञात करते हैं, तो ये फलन एक ही रहता है। और यहाँ पर x1 और x2 के जगह में a1, b1 और a2, b2 है, तो अब हम इसमें a1, b1 बराबर a2, b2 सिद्ध करेंगे, जिसका मतलब होगा कि फलन एक ही है। और यहाँ पर f a b बराबर b a है, तो f a1 b1 बराबर हो जाएगा b1, a1। इस तरह से f a2 b2 हो जाएगा b2, a2, और यहाँ पर b1, a1 बराबर b2, a2 है। फिर जब हम इनकी तुलना करेंगे तो यहाँ पर b1 बराबर आ जाएगा b2 तथा a1 बराबर आ जाएगा a2। अतः यहाँ पर a1 b1 बराबर यहाँ पर a1 बराबर a2 है, इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे a2, यहाँ पर b1 बराबर b2 है, इसीलिए हम b1 की जगह में b2 लिखेंगे। यहाँ पर हमने a1 b1 बराबर a2 b2 सिद्ध कर दिया। इसका मतलब है कि यहाँ पर फलन एक ही है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः फलन एक ही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आच्छादक है या फिर नहीं। तो यहाँ पर सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, जिसका मतलब कि फलन आच्छादक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फलन f एक ही है तथा प्रांत में अवयव की संख्या बराबर है सहप्रांत में अवयव की संख्या के,
मतलब ए क्रॉस बी में जितने है उतने ही बी क्रॉस ए में भी है। इसका मतलब है सप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः सप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक है। यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया कि फलन एफ एकेकी तथा आच्छादक दोनों हैं। 9वां, मान लीजिए कि समस्त स्मॉल एन जो एन का अवयव है के लिए एफ एन बराबर एन धन 1/2 यदि एन विषम है, एफ एन बराबर एन बटे 2 यदि एन सम है। द्वारा परिभाषित फलन एफ एन से एन में है। बतलाइए कि क्या फलन एकेकी आच्छादी बाइजेक्टिव है। अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। तो हमें बताना है कि क्या ये फलन एकेकी आच्छादी मतलब एकेकी और आच्छादक दोनों हैं। तो यहाँ पर यह समुच्चय एन और यह समुच्चय एन और यहाँ पर यह एफ, यहाँ पर यह एक जो कि विषम है, इसलिए हम एक को इसमें रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 धन 1/2 बराबर 2/2। फिर इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बराबर 1। यहाँ पर 1 का मान आया है 1, मतलब यहाँ पर 1 से संबंधित होगा। इसी तरह से यहाँ पर है 2 जो कि सम है, इसीलिए हम 2 को इसमें रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2/2। फिर इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बराबर 1। यहाँ पर 2 का मान आया है 1, मतलब यहाँ पर 2 1 से संबंधित होगा। इसी तरह से यहाँ पर 3 विषम है, इसीलिए हम 3 को इसमें रखेंगे। तो यहाँ पर आएगा 3 धन 1/2 बराबर 4/2। फिर 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 बराबर आ जाएगा 2। तो यहाँ पर 3 का मान आया है 2, मतलब यहाँ पर 3 2 से संबंधित होगा। और यहाँ पर 4 सम है, इसीलिए हम 4 को इसमें रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 4/2। फिर 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 बराबर आ जाएगा 2। तो यहाँ पर 4 का मान आया है 2, मतलब यहाँ पर 4 भी 2 से संबंधित होगा। इसी तरह से यहाँ पर 5 3 से संबंधित होगा और 6 भी 3 से ही संबंधित होगा। तो यहाँ पर इसे देखकर हमें पता चल रहा है कि फलन एकेकी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें एक ही मान के 2 प्रतिबिंब प्राप्त हो रहे हैं, जिसका मतलब है कि फलन एकेकी नहीं है। लेकिन यहाँ पर फलन आच्छादक है, क्योंकि यहाँ पर हमें इनके प्रतिबिंब प्राप्त हो रहे हैं, उसी तरह से हम इनके भी कहीं ना कहीं प्रतिबिंब प्राप्त होंगे। जैसे अगर यहाँ पर 7 और 8 रहता तो 4 का प्रतिबिंब 7 और 8 होता। इसी तरह से अगर यहाँ पर 9 और 10 रहता तो 5 का प्रतिबिंब 9 और 10 होता। इस तरह से इस तरफ जितने भी संख्या होंगे उनके हमें 2 प्रतिबिंब प्राप्त होंगे, जिसका मतलब है कि हम सप्रांत के प्रत्येक का प्रांत में 2 पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ x1 बराबर 1 और x2 बराबर 2। तो f(x1) बराबर, तो यहाँ पर आ जाएगा f(1) बराबर, यहाँ पर 1 विषम है, इसीलिए हम 1 के मान को इसमें रखेंगे। तो यहाँ पर 1 धन 1/2। तो हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2/2। फिर 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर इसका मान आएगा 1, इसीलिए हम बराबर में लिखेंगे 1। इस तरह से f(x2) बराबर, यहाँ पर f(2) बराबर, यहाँ पर 2 सम है, इसीलिए हम 2 के मान को इसमें रखेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 2/2। फिर इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1, तो इस बराबर में हम लिखेंगे 1। तो यहाँ पर f(x1) का मान और f(x2) का मान बराबर आए, लेकिन यहाँ पर x1 और x2 बराबर नहीं है, जिसका मतलब है कि यहाँ फलन एकेकी नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर f(x1) बराबर f(x2) है, लेकिन यहाँ पर x1 x2 के बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि फलन एकेकी नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये आच्छादक है फिर नहीं। तो हम मान लेते हैं कि y बराबर fx है, लेकिन यहाँ पर हमें fx के 2 मान प्राप्त हो रहे हैं। जब x विषम रहता है तो यहाँ पर x धन 1/2 रहता है, और जब x सम रहता है तो यहाँ पर x/2 रहता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर 2 स्थिति होंगे। पहला स्थिति जब x विषम है तो हम यहाँ पर लिखेंगे y बराबर fx। तो यहाँ से y बराबर, यहाँ पर x विषम है, इसीलिए हम fx की जगह में x धन 1/2 लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x धन 1/2। तो यहाँ पर ये y बराबर है, लेकिन हमें इसमें x बराबर ज्ञात करना है, तो उसके लिए पहले हम 2 को इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2y। फिर हम 1 को भी इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 बराबर x। तो यहाँ पर x बराबर आ जाएगा 2y ऋण 1। तो यहाँ पर y का मान भी n से ही आएगा और x का मान भी n से ही आएगा। तो जब हम y की जगह में कोई प्राकृतिक संख्या रखेंगे, जैसे 1, तो 2 का 1 में गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ऋण 1। फिर यहाँ से आ जाएगा 1। तो जब हम y की जगह में 1 रखेंगे तो यहाँ पर x का मान आएगा 1, जो कि प्राकृतिक संख्या में उपस्थित है। इसी तरह से
अगर हम y के जगह में 2 रखेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 गुणा 2 ऋण 1, तो यहाँ 4 ऋण 1 बराबर आ जाएगा 3। तो जब हम y के जगह में 2 रखेंगे तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा 3, जो कि प्राकृतिक संख्या में उपस्थित है। इसका मतलब है कि अपरसा प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक है। तब हम दूसरा स्थिति देखते हैं, जब x क्या हो, सम हो। तो यहाँ से y बराबर fx, तो यहाँ पर y बराबर यहाँ पर x सम है, इसलिए यहाँ पर fx का मान आ जाएगा x/2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x/2। तो अब हम इसमें भी x बराबर ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए हम 2 को इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2y बराबर x। तो यहाँ पर x बराबर आ जाएगा 2y। तो यहाँ पर y का मान भी n से आएगा और x का मान भी n से ही आएगा। तो जब हम y की जगह में कोई प्राकृतिक संख्या रखेंगे, जैसे 2 रखेंगे, फिर 2 का 2 में गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। तो जब हम y की जगह में 2 रखेंगे तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा 4, जो कि प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में उपस्थित है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सहप्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए प्रांत में 2 पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। प्रांत में 2 पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, इसका मतलब है कि यहाँ पर सहप्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए हम प्रांत में 2 प्रतिबिंब प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा कि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए प्रांत में 2 पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक है। 10वां, मान लीजिए कि a बराबर r-3 तथा b बराबर r-1 है। fx बराबर x/2/x/3 द्वारा परिभाषित फलन f a से b पर विचार कीजिए। क्या f एकाकी तथा आच्छादक है? अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। तो हमें इसमें ज्ञात करना है कि यहाँ पर ये एकाकी तथा आच्छादक है या फिर नहीं। और यहाँ पर a बराबर r-3 और b बराबर r-1, इसका मतलब है कि समुच्चय r में से 3 को घटाने के बाद जो समुच्चय में प्राप्त होता है वो है समुच्चय a। इसी तरह से समुच्चय r में से 1 को घटाने के बाद जो समुच्चय में प्राप्त होता है वो है समुच्चय b। तो पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर ये एकाकी है या फिर नहीं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर fx1 बराबर fx2 है। तो यहाँ पर fx बराबर है x-2/x-3। तो यहाँ पर fx1 हो जाएगा x1-2/x1-3 बराबर यहाँ पर fx2 हो जाएगा x2-2/x2-3। तो यहाँ पर हम इसे इस तरफ और इसे इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर x1-2 गुणा में x2-3 बराबर यहाँ पर x2-2 और यहाँ पर x1-3। तो यहाँ पर हम इन दोनों का गुणा करेंगे। तो पहले हम x1 का इसमें और इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x1 x2-3, यहाँ पर x1, फिर हम -2 का x2 और -3 में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा -2 x2 धन 6 बराबर। इस तरह से हम इन दोनों का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर x1 x2 3 x2 2 x1 धन 6, फिर इससे ये और इससे ये कट जाएगा। तो अब हम x1 को इस तरफ और x2 को इस तरफ लिखेंगे, तो यहाँ पर -3 x1 धन 2 x1 बराबर -3 x2 धन 2 x2। तो यहाँ पर हम -3 x1 में 2 x1 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण x1 बराबर, इस तरह से ये हो जाएगा ऋण x2, फिर ऋण से ऋण कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x1 बराबर x2। तो यहाँ पर x1 बराबर x2 आ गया, जिसका मतलब है कि यहाँ फलन एक ही है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः फलन एक ही है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये आच्छादक है फिर नहीं। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर y बराबर fx है। तो यहाँ पर y बराबर हम यहाँ पर fx का मान लिखेंगे, जो है x-2/x-3। तो यहाँ पर ये y बराबर है, लेकिन हमें इसमें x बराबर ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम x-3 को इस तरफ ले जाएंगे। तो जब हम x-3 को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर इसका y में गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x गुणा y ऋण 3y बराबर यहाँ पर x ऋण 2। तो अब हम
x को इस तरफ और ऋण 3y को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x गुणा y ऋण x बराबर यहाँ पर आ जाएगा 3y ऋण 2। तो यहाँ पर हम इसमें से x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x यहाँ पर y ऋण 1 बराबर यहाँ पर आ जाएगा 3y ऋण 2। तो यहाँ पर हम y ऋण 1 को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर x बराबर यहाँ पर आ जाएगा 3y ऋण 2 बटे यहाँ पर y ऋण 1। तो यहाँ पर y का मान समुच्चय b से आएगा और x का मान समुच्चय a से आएगा। और यहाँ पर जब हम वास्तविक संख्या में से 1 को घटाते हैं तो हमें समुच्चय b प्राप्त होता है और जब हम वास्तविक संख्या में से 3 को घटाते हैं तो हमें समुच्चय a प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम इसमें y के जगह में 1 नहीं रख सकते क्योंकि वो समुच्चय b में उपस्थित नहीं है। तो हम y के जगह में 2 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 फिर हम 3 का 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 ऋण 2 बटे हम 2 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बराबर 4 बटे 1 बराबर आ जाएगा 4। तो जब हमने y की जगह में 2 रखा तो यहाँ पर x का मान आ गया 4 जो कि वास्तविक संख्या है। तो अगर y की जगह में कोई भी वास्तविक संख्या रखेंगे तो यहाँ पर x का मान भी एक वास्तविक संख्या आएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है अतः फलन आच्छादक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है अतः फलन आच्छादक है। 11 मान लीजिए कि f R से R में है, fx बराबर x की घात 4 द्वारा परिभाषित है। सही उत्तर का चयन कीजिए। a f एकेकी आच्छादक है, b f बहुएक आच्छादक है, c f एकेकी है किंतु आच्छादक नहीं है, d f न तो एकेकी है और न आच्छादक है। तो हमें जो बताना है कि यहाँ पर ये फलन एकेकी या फिर आच्छादक है फिर नहीं। तो पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर ये एकेकी है या फिर नहीं। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर fx1 बराबर fx2 है। तो यहाँ पर fx बराबर x की घात 4 तो यहाँ पर fx1 हो जाएगा x1 की घात 4 बराबर यहाँ पर fx2 हो जाएगा x2 की घात 4। तो यहाँ पर इनकी घात सम है और जब हम इनकी घात को काटेंगे तो यहाँ पर x1 बराबर आ जाएगा धन ऋण x2। तो यहाँ पर x1 बराबर x2 न आकर x1 बराबर धन ऋण x2 आया है जिसका मतलब है कि यहाँ पर फलन एकेकी नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः फलन एकेकी नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये आच्छादक है फिर नहीं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर y बराबर fx है। तो यहाँ पर y बराबर यहाँ पर fx का मान है x की घात 4। तो यहाँ पर ये y बराबर लेकिन हमें इसमें x बराबर ज्ञात करना है तो उसके लिए हम 4 को इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा y की घात 1/4 बराबर x। तो यहाँ पर x बराबर आ जाएगा y की घात 1/4। तो यहाँ पर y का मान भी r से आएगा और x का मान भी r से ही आएगा। तो y के जगह हम कोई वास्तविक संख्या रखेंगे जैसे 1 तो यहाँ पर 1 की घात 1/4 का मान होता है 1। तो जब हम y के जगह हम 1 रखेंगे तो यहाँ पर x का मान आएगा 1 जो कि समुच्चय r में उपस्थित है। लेकिन अगर y के जगह में कोई ऋणात्मक संख्या रखेंगे तो ऋणात्मक संख्या की घात 1 बटे में अगर कोई सम संख्या रहता है तो उसका मान हम ज्ञात नहीं कर सकते। इसका मतलब है सहप्रांत में जितने भी ऋणात्मक संख्या है उनका मान हम ज्ञात नहीं कर सकते, जिसका मतलब है कि यहाँ पर सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है अतः फलन आच्छादक नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सहप्रांत के किसी भी ऋणात्मक संख्या का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है अतः फलन आच्छादक नहीं है। तो यहाँ पर फलन आच्छादक नहीं है तो हम एक उदाहरण देते हैं। तो जब हम y के जगह में ऋण 5 रखेंगे जो कि r का अवयव है तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा ऋण 5 की घात 1/4 जो कि r का अवयव नहीं है अतः फलन आच्छादक नहीं है। तो यहाँ पर फलन न तो एकेकी है और न आच्छादक है, इसीलिए यहाँ पर सही उत्तर है डी। 12 मान लीजिए कि fx बराबर 3x द्वारा परिभाषित फलन f r से r में है। सही उत्तर चुनिए। af एकेकी आच्छादक है, bf बहुएक आच्छादक है, cf एकेकी है परंतु आच्छादक नहीं है, df न तो एकेकी है और न आच्छादक है। तो हमें से बताना है कि इनमें से कौन सा उत्तर सही है। तो उसके लिए पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर ये एकेकी है या फिर नहीं। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर fx1 बराबर fx2 है। तो यहाँ पर fx बराबर है 3x तो यहाँ पर fx1 हो जाएगा 3x1 बराबर यहाँ पर fx2 हो जाएगा 3x2 फिर 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा x1 बराबर x2। तो यहाँ पर x1 बराबर x2 आया है जिसका मतलब है कि यहाँ फलन एकेकी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः फलन एकेकी है।
तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये आच्छादक है फिर नहीं। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर y बराबर एफ एक्स है, तो यहाँ पर y बराबर एफ एक्स का मान है 3x। तो यहाँ पर ये y बराबर है, लेकिन हमें इसमें x बराबर ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम 3 को इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा y बटे 3 बराबर x। तो यहाँ पर x बराबर y बटे 3, तो यहाँ पर y का मान भी r से ही आएगा और x का मान भी r से ही आएगा। तो जब हम y के जगह में कोई वास्तविक संख्या रखेंगे जैसे 1, तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा 1 बटे 3 जो कि समुच्चय r में उपस्थित है। इस तरह से अगर हम y के जगह में 2 रखेंगे तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा 2 बटे 3 जो कि समुच्चय r में उपस्थित है। इसका मतलब है कि अवस्था प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है अतः फलन आच्छादक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है अतः फलन आच्छादक है। तो फलन एककी और आच्छादक दोनों है, इसका मतलब है कि फलन एककी आच्छादक है, इसलिए यहाँ पर हमारा सही उत्तर है ए।